कहानी आरोहण के जो प्रश्न अभ्यास है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, यूं तो प्राय लोग घर छोड़कर कहीं न कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी? क्योंकि वो बिना बताए, रूप सिंह बिना बताए 11 साल पहले कपूर साहब, जो उसके गॉडफादर हैं, जिन्होंने उसको आगे 11 साल अपने यहाँ शरण क्या दी, उसको अच्छी नौकरी भी दिलाई, तो उनके साथ चुपचाप चला गया था, सारा कुछ ये पहाड़ी जीवन छोड़ करके। अब वो 11 साल बाद लौट रहा है, तो इसीलिए उसके मन में झिझक है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सवाल करेंगे, क्यों भाग गया, और तमाम तरह की प्रश्न उससे हो सकते हैं। इसी कारण उसे झिझक महसूस हो रही है। अपना तो इसलिए क्योंकि अपनी जगह लौट रहा है, 11 साल पहले यहीं पैदा हुआ, यहीं सारा उसका 11 साल का जीवन बीता है, तो इसलिए अपनत्व भी है। दूसरा प्रश्न है कि पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। तो पत्थर की जाति से पत्थर की किस्म, तरह तरह के पत्थर होते हैं, उसके बारे में कहा है। पत्थर किस प्रकार की चट्टान, मिट्टी या कण से बना है, यही पत्थर की जाति है। इसी को पत्थर की जाति कहते हैं, किस्म कहते हैं। लेखक ने पत्थर के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं यहाँ इसमें, जैसे इग्नियस, ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक, सैंडस्टोन, सिलिका वगैरह, है ना। तीसरा प्रश्न है, महीप अपने विषय में पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था? महीप रूप सिंह के बड़े भाई भूप सिंह का बेटा है ना, और उसकी पहली पत्नी यानी भूप सिंह की पहली पत्नी शैला का। इस तरह वह रूप सिंह का भतीजा था। महीप अपने पिता को अपनी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार मानता था, इसी कारण वह घर छोड़कर चला गया था, अपने पिता के साथ नहीं रहता था। भूप सिंह के बातों बातों में उसे पता लग गया था कि वो जो आपस में बात कर रहे थे कि ये जो रूप सिंह हैं, ये उसके चाचा हैं, है ना। वह अपनी वास्तविकता जाहिर नहीं करना चाहता था, और इसीलिए वह जब भी उससे कुछ कहा जाता था, पूछा जाता था, वह टाल देता था। चौथा प्रश्न है, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा? उसे अजीब इसलिए लगा क्योंकि वे पहाड़ पर ही रहते थे। उनके लिए पहाड़ पर चढ़ना, उतरना, उसके साथ जीवन बिताना एक सामान्य सी बात थी, क्योंकि यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। त्रिलोक सिंह के लिए यह आश्चर्य की बात थी, त्रिलोक सिंह और वहां के लोगों के लिए भी, कि सरकार पहाड़ पर चढ़ाई के लिए भी 4,000 तनख्वाह देती है। हाँ, ये उसको हजम नहीं हो रहा था, इसलिए उसे ये सब चीजें अजीब सी लगी। ये सुनकर अजीब लगा कि पहाड़ पर चढ़ने जैसी कोई नौकरी हो सकती है। अगला प्रश्न है कि रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था? देखिए, भूप सिंह, रूप सिंह और शेखर को लेकर अपने घर की तरफ चले। चढ़ाई खड़ी थी, पहले वे पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे, फिर रूप सिंह और शेखर हाँफते हुए एक स्थान पर रुक गए। तब भूप सिंह ने उन्हें अपनी कमर से, मतलब मफलर के द्वारा बांधा, और दोनों, मतलब मफलर को अपनी कमर से बांधा और एक दूसरा छोर पकड़ा दिया। पहले वो रूप सिंह को ऊपर ले गए, फिर दूसरी बार में भूप सिंह को शेखर को ले गए, और बिना किसी आधुनिक उपकरण के, कोई एपरेटस नहीं है उनके पास, कोई साजो सामान नहीं है पहाड़ों पर चढ़ने का, वो इन दोनों को बड़ी आसानी से ऊपर खींच ले गए हैं। और बीच बीच में वे हिदायतें भी देते जा रहे हैं कि मतलब छोड़ मत देना इसको, मफलर को, नहीं तो बिल्कुल नीचे गिर पड़ोगे। और इस प्रक्रिया में उन्हें केवल घंटा भर लगा। भूप सिंह की इस प्रक्रिया के सामने रूप सिंह को अपना ज्ञान खोखला जान पड़ा कि वास्तव में तो पढ़ाई, मतलब ऊपर चढ़ाई चढ़ने में जो बड़े भाई हैं भूप सिंह, उनका कोई मुकाबला नहीं है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी? तो भूप सिंह ने बताया कि एक बात, बहुत बर्फ गिरी, जिससे पहाड़ दसक गया और सब कुछ तबाह हो गया। फिर उसने हिम्मत की और मलबा हटाकर यहाँ पहाड़ के ऊपर चले आए और यहाँ खेती शुरू कर दी उन्होंने। बाद में वो शैला को भी ले आया। इसके बाद खेती फैल गई, बर्फ जमी न रहे, इसलिए खेतों को ढलानदार बनाया गया पानी की खोज के लिए।
हिमांग के साउथ हिस्से पर चढ़े और वहीं एक झरना था, उसको अपने खेतों की तरफ उसका एक रुख कर दिया। उन्होंने क्वार के दिन में मेहनत की, धीरे धीरे झरने को यहाँ लाने में सफल हुए। सर्दी में पानी जमने की समस्या से निजात पाने के लिए लकड़ी जलाई जाती है, 24 घंटे आग जलती रहती है और बर्फ के निकट आग जलाकर पानी बनाया जाता है, फसल की सिंचाई के काम आता है। और इसके अलावा वो बैल को भी ऊपर ले आए, है ना, अपने जब वो बछड़ा था छोटे से, उसको कंधे पे लाद कर ऊपर ले आए, तो उनके सहारे वो ऊपर यहाँ खेती करते हैं और उसका सहारा लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शैलानी यानी कि शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था। वो स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? हालांकि ये प्रश्न आपको स्वयं करना सोचना चाहिए, लेकिन चलिए बात करते हैं। यस, हाँ, हम भी सोचते हैं। जब भी चाय की दुकान, ढाबे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे आदि पर छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा जाता है या देखते हैं तो मन में हमारी करुणा पैदा होती है। पढ़ने और खेलने की उम्र में उनसे काम करवाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से बड़ा विडंबना है। उनका शोषण किया जाता है जिससे इन बच्चों का बचपन छिन जाता है और वे बच्चे पढ़ाई लिखाई, बाल मजदूरी के अभाव में जीवन भर के लिए मजदूर बन करके रह जाते हैं। पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाती, मजदूरी करते हैं शुरू से। तो इस प्रकार इसको दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई के साथ ही रोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे आगे चलकर अच्छी कारीगर बन सकें। दूसरा, विद्यालय स्तर पर ही बच्चे पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सके, कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के द्वारा। तीसरा, फैक्ट्रियों में काम कर रहे बच्चों को छुड़ाकर पढ़ने लिखने के अवसर देना, उनकी समस्याओं को दूर करना। और बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। सो वो तो अपराध घोषित किया ही हुआ है, लेकिन इस पर पूरी तरह से अमल नहीं होता, तो इस पर पूरी तरह से अमल हो, ये देखना चाहिए। अगला है हमारा जो प्रश्न कि पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा को कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषता बताइए। तो पहले हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो भूप सिंह का व्यक्तित्व आकर्षक है। गोरा चिट्टा, सख्त, लंबोतरा, चित्तीदार चेहरा, जैसे मान लो ग्रेनाइट पत्थर को रगड़ करके एक चेहरा गढ़ा गया हो। उसकी स्थित प्रज्ञा यानी ठहरी हुई सी आंखें हैं। दूसरे, मेहनती बहुत है, परिश्रमी है। भूप सिंह बेहद मेहनती हैं। पहाड़ धंसने से सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से पहाड़ की चोटी पर जाकर के एक खेती शुरू की। वहाँ पर बैलों को भी ले गए और झोपड़ी भी बनाई और पानी के लिए झरने का रुख भी मोड़ दिया। तो बहुत परिश्रमी भी है। मातृभूमि से लगाव एक और इनकी विशेषता कही जा सकती है कि अपनी पहाड़ों से, अपनी मातृभूमि से उन्हें विशेष लगाव है। सब कुछ जानने के बाद भी वह और खतरा लगातार बना रहने के बाद भी वह रूप सिंह के साथ मसूरी जाने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें पहाड़ की गोद में ही अपना पूरा जीवन बिताना स्वीकार है, इन संघर्षों के साथ ही। अगला प्रश्न है जो इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है कि इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आरोहण कहानी में स्त्री बड़ी परिश्रमशील है, पहाड़ी स्त्री जो है पहाड़ों की, लेकिन उसकी स्थिति बड़ी उपेक्षित भी है। उपेक्षा उसे झेलनी पड़ती है। जैसे भूप सिंह ने शैला के साथ विवाह किया तो उन्होंने मिलकर जीवन संघर्ष किया, ऊपर पहाड़ पर खेत बनाए, झरने का रुख मोड़ दिया, है ना। परंतु शैला की जैसी गर्भवती हुई तो कामकाज में परेशानी होने पर भूप सिंह एक और स्त्री ले आया। तो कहीं न कहीं ये स्त्री अधिकारों का हनन भी है। इस बात को शैला सहन नहीं कर पाई, उसने आत्महत्या कर ली। पहाड़ों पर स्त्रियां बेहद मेहनती होती हैं, बहुत परिश्रमी होती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। उन्हें ही परिवार का अधिक कार्य करना होता है। उनके कठोर परिश्रम और परिवार का जीवन सुखमय बनाने में योगदान के बदले उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता, जिसकी कि वे सही मायने में हकदार होती हैं। ऐसा पहाड़ी स्त्रियों का जीवन होता है। कुछ प्रश्न आप स्वयं
कर सकते हैं। देखते हैं। चलिए, तो ये था आरोहण कहानी के प्रश्न अभ्यास। इस प्रकार सूरदास की झोपड़ी और आरोहण दो कहानियाँ, आपकी दो रचनाएं यहाँ हो चुकी हैं। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।